दोस्तों हमारी दुनिया में इस वक्त लगभग 5.5 करोड़ शिपिंग कंटेनर्स जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमारी इस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जो कि इनके सीईओज की नींद उड़ा देता है। वो सीक्रेट ये है कि डब्बा खरीदना एक बहुत ही बेकार बिजनेस माना जाता है। फैक्ट ये है कि ग्लोबल कंटेनर फ्लीट के आधे से ज्यादा हिस्सा मैर्स्क, एमएससी या फिर हपाग लॉयड जैसे लॉजिस्टिक्स जायंट ओन ही नहीं करते। ये रेंटेड होते हैं डब्बे, यानी कि किराए के डब्बे, किराए के कंटेनर्स होते हैं। ये रेंटल मार्केट ग्लोबल ट्रेड की इनविजिबल बैकबोन है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो कि परछाइयों में काम करती है ताकि आपका फ्लिपकार्ट का पार्सल टाइम पर पहुंचे भी और शिपिंग कंपनी दिवाली के बाद जब डिमांड कम हो जाए तब बैंकरप्ट ना हो जाए। और मजे की बात यह कि इनमें ज्यादातर इनविजिबल लैंडलॉर्ड्स न्यूयॉर्क या लंदन के फैंसी ऑफिसेज में नहीं बल्कि बर्मुडा जैसे टैक्स हेवन्स में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब पैसा बनता समुद्र में है लेकिन स्टोर वहां होता है जहां पे टैक्स ना लगे, इसलिए ये इंडस्ट्री आम लोगों की नजर से दूर रहती है। तो दोस्तों सवाल ये है कि हजारों करोड़ का बिजनेस करने वाली ये शिपिंग कंपनीज एक 2 लाख रुपए का मेटल का डब्बा नहीं खरीद सकती। वेल, ये इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि ये मॉडल बहुत खराब है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि इनविजिबल लैंडलॉर्ड्स हैं कौन जो कि सारा रेंट कलेक्ट करते हैं? जवाब शिपिंग कंपनीज के बैंक अकाउंट्स में छुपा हुआ है। एक मॉडर्न अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप को बनाने में लगभग 1600 करोड़ रुपए लगते हैं। इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कैश इज किंग और मार्जिन्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन गेम यहां पलट जाता है। लॉजिस्टिक्स का गोल्डन रूल बहुत ही क्लियर है कि एक शिप के स्लॉट के लिए आपको लगभग 3 कंटेनर चाहिए होते हैं। एक कंटेनर शिप पे होता है, एक कंटेनर कहीं किसी फैक्ट्री में भरा जा रहा होता है और एक कंटेनर कहीं ना कहीं ट्रक पे डिलीवरी का काम कर रहा होता है। मतलब अगर आपको 1600 करोड़ की एक शिप को सपोर्ट करना है उसके लिए आपको 400 से 500 करोड़ के कंटेनर्स चाहिए होंगे। अब अगर एक शिपिंग लाइन वो कंटेनर्स खरीद लेती है तो उनका 400 से 500 करोड़ रुपए ब्लॉक हो जाता है। ये उनकी बैलेंस शीट पर डिप्रिशिएटिंग एसेट बनकर बैठ जाता है। इसे कहते हैं केपेक्स। लेकिन अगर वो कंपनी इन कंटेनर्स को रेंट करे तो ये जो कॉस्ट है जो कि केपेक्स है वो उससे हट करके ओपेक्स यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बन जाती है। मतलब बड़ा अपफ्रंट चेक देने की बजाय बस एक मंथली ईएमआई जैसा रेंट देना पड़ेगा। इससे शिपिंग कंपनी के हाथ में कैश रहता है ताकि वो नए शिप्स खरीद सके या कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर कर सके, अपना एक्सपेंशन कर सके। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बस एक एपेटाइजर है। मेन कोर्स यानी कि रेंट करने का असली रीजन एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस। चलिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। शांघाई टू मुंबई के रूट पे शिप्स चाइना से आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, फर्नीचर सब कुछ ठूसा ठूस भरे हुए, लेकिन वापस जाते वक्त इंडिया वापस चाइना को उतना फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करता। आज के दिन हम हैवी चीजें बनाते हैं जैसे ग्रेनाइट, रॉ कॉटन या फिर केमिकल्स जिनका वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं होता है। इससे मुंबई के पोर्ट्स पे एम्प्टी कंटेनर्स का पहाड़ बन सकता है। अगर शिपिंग लाइन कंटेनर्स खुद ओन करती तो उनको लॉजिस्टिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा पाप करना पड़ता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं शिपिंग एयर, यानी कि कंटेनर्स के अंदर हवा को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब खाली डब्बे लेके जाना। उन्हें उस खाली डब्बे को शिप पर लोड करना पड़ता, उस पर फ्यूल जलाना पड़ता, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता, पोर्ट्स को भी फीस देनी पड़ती और रेवेन्यू नील बट्टे सन्नाटा। कई बार तो कॉस्ट बचाने के लिए कंपनीज इन कंटेनर्स को तुगलकाबाद या फिर दादरी के इनलैंड डिपोज पर लावारिस छोड़ देती हैं। और दोस्तों यही एंट्री होती है लीजिंग कंपनीज की। इनका ब्रह्मास्त्र है द मास्टर लीज। मास्टर लीज एक अल्टीमेट फ्लेक्सिबल टूल है। ये शिपिंग लाइन को अलाउ करता है कि वो शंघाई से डब्बा उठाए जहां कमी है और इंडिया में गुड्स को डिलीवर करे और फिर उस डब्बे को लीजिंग कंपनी के डिपो में मुंबई में ही ड्रॉप कर दे। और जैसे ही डब्बा ड्रॉप हुआ वहीं पे मीटर बंद और शिपिंग लाइन ने अपने हाथ झाड़ लिए। अब उस खाली डब्बे को वापस एशिया कैसे जाना है या फिर कहीं और भेजना है, ये सारी सरदर्दी अब लीजिंग कंपनी की है। लीजिंग कंपनी ये सब करती क्यों है भला? क्योंकि उनके पास वो चीज है जो कि शिपिंग लाइन के पास नहीं होती और उसे कहते हैं न्यूट्रलिटी। शायद शिपिंग लाइन जैसे कि मैर्स्क के पास मुंबई में कोई क्लाइंट ना हो उस समय, लेकिन लीजिंग कंपनी सबके साथ काम करती है। शायद उन्हें पता हो कि किसी और कंपनी को मुंबई से वियतनाम चावल भेजना है या फिर ऑटो पार्ट्स को जापान भेजना है। डिमांड को एग्रीगेट करके वो ग्लोबल ट्रेड की इनएफिशिएंसी को प्रॉफिट में बदल देते हैं। लेकिन गेम तब महंगा हो जाता है, रिस्की हो जाता है जब हम फूड और केमिकल्स को मूव करना शुरू कर देते हैं। लीजिंग मार्केट का 30% वैल्यू स्पेशलाइज्ड कंटेनर से आता है जिन्हें रीफर्स यानी कि रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स कहते हैं। ये सिर्फ कंटेनर नहीं है, ये इंसुलेटेड इलेक्ट्रिफाइड अप्लायंसेस हैं जो कि रत्नागिरी के अल्फोंसो मैंगोज को पूरे के पूरे रास्ते रिक्वायर्ड सेम टेम्परेचर पर रखते हैं। एक स्टैंडर्ड कंटेनर 2 लाख रुपए का आता है, लेकिन एक रीफर कंटेनर जो है आपका वो 5.5 से 6 लाख तक का हो सकता है। आप जरा खुद सोचिए, एक शिपिंग लाइन के लिए रीफर कंटेनर्स का पूरा फ्लीट को ऑपरेट करना, ओन करना कितना डेंजरस हो सकता है। अगर पैसिफिक ओशन के बीच में कूलिंग यूनिट खराब हो गई तो करोड़ों का कार्गो सड़ जाएगा और शिपिंग लाइन को डैमेजेस भरने पड़ेंगे। इसलिए सीको जैसी कुछ लीजिंग कंपनीज है जो इसी में स्पेशलाइज करती हैं। वो मेंटेनेंस और रिस्क अपने सर ले लेती हैं और शिपिंग लाइंस खुशी खुशी प्रीमियम पे करती हैं
कि ताकि ये सरदर्द उनका ही रहे। एंड बाय द वे ये जो मार्केट है ये भी सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली है। सिर्फ 5 कंपनीज है दुनिया में जो कि 85% ऑफ द कंटेनर लीजिंग मार्केट में कब्जा करके बैठी है। और इस मार्केट का अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियन है ट्राइटन इंटरनेशनल, जिसके पास लगभग 30% का शेयर है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, दुनिया के हर पोर्ट पर इनका इन्वेंटरी रेडी है, इनके कंटेनर खड़े हैं और हर क्राइसिस के समय में सबसे पहला कॉल इन्हीं को जाता है। इनके पीछे टेक्सटेनर नाम की एक कंपनी और फिर आती है फ्लोरेंस। अब देखो फ्लोरेंस एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है क्योंकि ये कॉस्को शिपिंग का एक पार्ट है जो कि चाइनीज स्टेट ओन जायंट है। और ये बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन पैदा कर देता है जहां राइवल शिपिंग कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर से ही इक्विपमेंट रेंट करती है और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन यही आपको एक और बात बता दूं कि इस इंडस्ट्री का असली लेवरेज कंटेनर्स को ओन करने में नहीं है, लेवरेज इसमें है कि कंटेनर्स पैदा कहां होते हैं। एंड 96% ऑफ द शिपिंग कंटेनर्स वो चाइना में बनते हैं। CMIC, DFIC, CXIC की मोनोपोली है इस पूरे मार्केट पे। एंड हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ लोगों को लगता होगा पर हम अपने गराज के अंदर ये कंटेनर नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए कॉटन स्टील की जरूरत है और स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज भी लगती हैं। लीजिंग जायंट्स की लाइन हमेशा बीजिंग की तरफ ही जाती है इसलिए। लेकिन 2026 के स्टार्ट से थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा, एक बड़ी कोशिश हो रही है। मैं बताता हूं कहां पे, हमारे इंडिया में। फरवरी 2026 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली चिकन एंड एग का जो सिचुएशन है उसको तोड़ने का डिसाइड किया है, एक कोशिश शुरू करी है। तो भला प्लान क्या है? पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि BHEL या फिर ब्रेथवेट ये फेल हो गए थे। क्यों? 2 रीजंस हैं। पहला था कॉस्ट, क्योंकि कंटेनर बनाने वाला कॉटन स्टील हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और दूसरा था डिमांड, क्योंकि अगर आपने कंटेनर बना भी लिया तो उसे खरीदेगा कौन इतने महंगे दामों पे? चाहे वो मेर्स्क हो, MSC हो या कोई और हो, वो तो चाइना से ही लेंगे ना। लेकिन इस साल हमारी सरकार ने इन दोनों प्रॉब्लम्स पर एक साथ ही बॉम्ब गिराया है। स्टेप 1 है रॉ मटेरियल को फिक्स करना। गवर्नमेंट ने स्पेशलिटी स्टील के लिए एक अलग से PLI स्कीम लॉन्च करी थी। इसका असर अब दिखने लग गया है। आज इंडिया में हाई ग्रेड कॉटन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है। ये वही स्टील है जो कि वेदर रेजिस्टेंट होता है और खारे पानी में भी इस पर जंग लगने का चांस कम होता है। और अब कंटेनर बनाने के लिए इस स्टील को हमें चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे बनेगा और इससे हमारा कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। और यहीं पे आता है स्टेप नंबर 2, द अवेंजर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। सस्ता स्टील काफी नहीं है, हमें बायर चाहिए। इसके लिए 3 फरवरी 2026 को एक हिस्टोरिक MOU साइन हुआ है। इंडिया ने लॉन्च की है अपनी खुद की सरकारी शिपिंग लाइन जिसका नाम है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन और BCSL। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये इंडिया के लॉजिस्टिक्स जायंट्स का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें 30% ओनरशिप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होगा, जिनके पास शिप्स चलाने का एक्सपीरियंस है, और 30% हिस्सा होगा कॉनकॉर का, जिनके पास रेल और इनलैंड डिपोज का नेटवर्क है। बाकी हिस्सा सागरमाला फाइनेंस और पोर्ट्स के पास होगा। BCSL का स्ट्रैटेजी गेम बहुत ही सिंपल है। वो मार्केट से कंटेनर रेंट नहीं करेंगे, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देंगे। उनका टारगेट है कि 5 साल में 51 शिप्स का फ्लीट खड़ा करें जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया कंटेनर्स को यूज करेंगे। और दोस्तों यहीं पर आता है स्टेप नंबर 3, एक 10,000 करोड़ का वॉर चेस्ट बनाया हमारी सरकार ने। इस विजन को फंड करने के लिए अभी जो बजट गया उसमें कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक PLI स्कीम अनाउंस की गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ये स्कीम मैन्युफैक्चरर्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। मतलब अगर चाइना कोई कंटेनर 2 लाख में बनाता है और इंडिया अगर 2,20,000 में बनाती है तो बीच का 20,000 का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं सरकार कवर करेगी ताकि बायर को नुकसान ना हो और इंडियन कंटेनर्स की डिमांड बन सके। टारगेट ये है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया में 10 लाख से ज्यादा कंटेनर्स खुद यहाँ पे हमें बनाने हैं। आप जरा खुद सोच के देखिए, पहले हम स्टील इंपोर्ट करते थे, कंटेनर भी इंपोर्ट करते थे और शिप भी फॉरेन लाइन का ही यूज करते थे। अब स्टील भी हमारा होगा, कंटेनर भी हमारा होगा और शिप भी हमारी होगी। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है या फिर उसकी तरफ पहला बड़ा कदम है। लेकिन जब तक इंडिया का ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह रेडी नहीं होता तब तक चाइना की मोनोपोली हमारे ऊपर तो बिल्कुल बरकरार रहेगी। एंड जिनको नहीं पता, इस मोनोपोली की असली ताकत 2021 में देखने को हमें मिला था। कोविड के लॉकडाउन के बाद जब डिमांड फटी तो दुनिया को मिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा कंटेनर्स की जरूरत थी, लेकिन जो कंटेनर्स थे वो शिकागो में, मैनचेस्टर में और लुधियाना के रेल यार्ड्स में फंसे हुए थे। अब इस सिचुएशन में चाइना के मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केट को फ्लड नहीं किया बल्कि उन्होंने सप्लाई को कंट्रोल किया। नए कंटेनर्स का प्राइस कुछ ही समय में 1.5 लाख से बढ़ के सीधा 5 लाख पहुंच गया था। ये वो मोमेंट था जब लीजिंग कंपनीज किंग मेकर बन गई थी। ट्राइटन जैसी लीजिंग कंपनीज ने अपना पैसा फेंका और चाइना के सारे प्रोडक्शन के स्लॉट्स बुक कर लिए और फिर उन्होंने वो कंटेनर्स शिपिंग लाइंस को 5 से 10 साल की लॉन्ग टर्म लीजेस पर चिपका दिए। आज क्राइसिस खत्म हो गया है, रेट्स गिर गए हैं, लेकिन वो महंगी लीजेस आज भी चल रही हैं। पर चलो ये सब बातें हो गई, अब एक और सीक्रेट सॉस की बात आपको बताता हूँ। लीजिंग कंपनीज हम सबसे उसके बारे में बात नहीं करती, वो है रीसेल वैल्यू। जब 13 से 14 साल बाद शिपिंग लाइन के लिए कंटेनर पुराना हो जाता है तब लीजिंग कंपनी उसे कबाड़ में नहीं बेचती है, वो उसे स्टैटिक स्टोरेज के मार्केट में बेचती है। वो पुराने कंटेनर्स आज कैफेज बन रहे हैं, सस्ते घर बन रहे हैं। एक कंटेनर जो कि उन्होंने सालों पहले खरीदा था
उसका रेंट खाने के बाद भी एंड में वो उसे अच्छे दाम पर लोकल मार्केट में बेच देते हैं। इसे कहते हैं निचोड़ लेना किसी चीज को। दैट सेड, आज ये इंडस्ट्री फिर से बदल रही है। अब हम स्मार्ट कंटेनर्स के एरा में जा रहे हैं। पहले जो कंटेनर एक पोर्ट से निकलता था वो एक ब्लैक होल में चला जाता था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, खुला कि नहीं खुला, कुछ नहीं पता होता था। अब लीजिंग कंपनीज IoT सेंसर्स लगा रही हैं। ये डिवाइसेस रियल टाइम में लोकेशन, टेम्परेचर, शॉक सब कुछ ट्रैक करते हैं। लीजिंग जायंट्स अब सिर्फ स्टील नहीं बल्कि डेटा एज ए सर्विस बेच रहे हैं। आप जरा खुद सोचिए, अगर आप एप्पल हैं और आईफोन शिप कर रहे हैं तो आपको ये श्योरिटी चाहिए कि आपका जो कंटेनर है वो बीच रास्ते में किसी ने खोला तो नहीं है। तो दोस्तों, इसी बात पर अगली बार अगर आप हाईवे पर किसी बड़े कंटेनर ट्रक को देखें तो उस कंटेनर पे लिखे हुए लोगों को जरूर देखिएगा। शायद आप एक रेंटल यूनिट को देख रहे हैं, एक साइलेंट एसेट जो कि दुनिया भर घूम रहा है। उसके ओनर को फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या है या वो कहां जा रहा है, जब तक महीने का किराया टाइम पे आ रहा है। ये बिजनेस मस्त है। आज का ये वीडियो, ये डीप डाइव देखने के लिए शुक्रिया। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब टू ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा एंड मैं आपके पास ऐसे ही डीप डाइव लेके आता रहूंगा।